So, hello everyone. Today we are going to discuss the questions on position, displacement and average velocity. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ें तो हमें निकालना है कंप्यूट एवरेज वेलोसिटी. हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है. इन द फॉलोइंग टू केसेस, हमें दो केस दे रखे हैं, तो उसमें हमें एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है. तो एवरेज वेलोसिटी का हम फॉर्म पता है, फॉर्मूला क्या है? तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है. तो सबसे पहले हम ए पार्ट को पढ़ते हैं. उसमें लिखा है कि यू वॉक 73.2 मीटर, मतलब डिस्टेंस कवर करा हमने 73.2 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 1.22 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, हमने इतना डिस्टेंस 1.22 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर किया है. एंड देन उसके बाद हम भागे हैं, रन लिखा है, मतलब 73.2 मीटर डिस्टेंस. मतलब हम देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस सेम है, बट जो दूसरे केस में जो स्पीड है वो 3.05 मीटर पर सेकेंड है और अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक लिखा हुआ है. तो मतलब 1D हो गया. 1D हो गया तो हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिराइव करी थी, जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, वही यूज़ होगा. तो हम फर्स्ट केस देखते हैं, आंसर नंबर 1 एंड केस कौन सा पार्ट है? ए पार्ट है. तो सब हमने क्या किया कि हम पहले वॉक कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ गए हम, 73.2 मीटर डिस्टेंस है ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं और ये पॉइंट हम सी मान लेते हैं. और स्पीड क्या है यहाँ से यहाँ तक जाने की? ए से सी तक स्पीड है 1.22 मीटर पर सेकेंड. और इसके बाद ये जो सी है, इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने रन करना चालू, भागना चालू किया. डिस्टेंस उतना ही है 73.2 मीटर, बट स्पीड क्या है हमारी? 3.05 मीटर पर सेकेंड. और ये पॉइंट हम मान लेते हैं बी. तो ये हमारा क्वेश्चन हमें इन्फो दे रहा है और हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें फाइंड आउट करनी है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इस केस में, हमें ये फाइंड करना है. तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. तो एवरेज वेलोसिटी, वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1. हमने पढ़ा है. और वी कैन से डेल्टा x बाय डेल्टा t. x इज द पोजीशन एंड t इज द टाइम. हमें पता है ये फॉर्मूला. तो हम यहाँ पे x2 क्या लें, x1 क्या लें, t1 क्या लें, t2 क्या लें, वो समझते हैं अब हम. तो अगर हम ए पॉइंट, जो ये ए पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन मान लें, तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या है? 73.2 मीटर. और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है? 73.2 मीटर. तो अगर हम फाइंड करना चाहें ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, वो क्या होगा? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या होगा? 73.2 मीटर प्लस 73.2 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस हमारा ए से बी तक का आ गया. और अगर हमें टोटल टाइम जानना हो, टोटल टाइम, चलो वो तो कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले हम डिस्टेंस समझ लेते हैं क्या होगा. तो हमें यहाँ पे लिखना है x2 माइनस x1. तो x2 क्या होता है? फाइनल पोजीशन. हमारी फाइनल पोजीशन क्या है? हमारी फाइनल पोजीशन है बी पॉइंट. बी पॉइंट में पोजीशन क्या होगी हमारी? उसके कोऑर्डिनेट होगा ये. इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमने. अगर हम ए को 0 मान रहे हैं तो बी हमारी फाइनल है. ए को ओरिजिन माना तो हमने, तो ए से हम सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. तो ए से बी का डिस्टेंस क्या है? 73.2 मीटर प्लस 73.2 मीटर. तो हम x2 अगर लिखें तो x2 की वैल्यू है हमारे पास 73.2 मीटर प्लस 73.2 मीटर. अब x1 की वैल्यू क्या होगी हमारी? x1 तो इनिशियल पॉइंट है. इनिशियल पॉइंट क्या था? a, जो कि हम ओरिजिन पे ले रखा है, तो मतलब 0, क्योंकि वहाँ से a से ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना.
तो ए पे अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें ए से तो वो क्या आएगा 0, तो यहाँ x1 की वैल्यू 0 हो गई। अब हमें फाइंड करना है t1 t2 वो क्या होंगे। तो t2 अगर हम कहें t2 क्या होगा, t2 है हमारा फाइनल टाइम जो कि हमारा पोजीशन b पे होगा, और t1 क्या है हमारा इनिशियल टाइम। तो जो हमारा टाइम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमारा जो t2 है वो क्या होगा, तो t2 पहले हम गए पॉइंट A से पॉइंट C तक, तो यहाँ कितना टाइम लगा हमें जाने में, यहाँ पे हमने टाइम लगा क्योंकि हमें डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम टाइम निकालना हो A से लेके B तक जाने में, तो हम टाइम निकाल लेंगे, तो वो क्या आएगा 73.2 बाई 1.22 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद हमें टाइम निकालना है C से लेके B तक जाने में, तो वो क्या आएगा, डिस्टेंस गिवन है हमें और स्पीड गिवन है, तो इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा जो t2 होगा वो क्या आएगा, जो फाइनल टाइम है हमारा। तो अगर हम फाइनल टाइम लिखना चाहें मतलब b पे ऐसा क्या टाइम होगा, अगर हम a को ओरिजिन मान रहे हैं तो टोटल टाइम लगेगा हमारा a से b तक फिर c से b तक, ये दो टाइम लगाएंगे, हम उनका सम करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी, t2 की वैल्यू आ जाएगी। तो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 73.2 बाई 1.22, 73.2 मीटर क्योंकि डिस्टेंस है, और 1.22 मीटर पर सेकेंड क्योंकि स्पीड है। तो ये टाइम हो गया A से B तक जाने का। अब इसमें ये ऐड करेंगे, हम t2 लिख रहे हैं अभी बस, इसमें हम ऐड करेंगे C से B तक जाने का टाइम, तो वो क्या होगा डिस्टेंस 73.2 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड जो कि 3.05 मीटर पर सेकेंड है, और ये हो गया t2 हमारा। अब हमें t1 लिखना है, t1 क्या होगा हमारा, t1 हमने पॉइंट A पे ले रखा है, जो इनिशियल पॉइंट है हमारा, इनिशियल पॉइंट पे क्या टाइम है ओरिजिन पे है, उससे ही हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो 0 हो जाएगा। तो हम कोऑर्डिनेट के मेथड से ये लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं। इसका एक आसान मेथड भी होता है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, तो लेकिन हमें कोऑर्डिनेट मेथड से ये अगर करना हो तो इसलिए वो हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं। तो हम एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, अब ये सब सॉल्व करेंगे हम, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आएगी सब सॉल्व करने के बाद 1.74 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी ए पार्ट की। अब हमें कैलकुलेट करनी है बी पार्ट के लिए। बी पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि हम पहले 1 मिनट तक वॉक किया हमने, स्पीड हमारी 1.22 मीटर पर सेकेंड है, फिर उसके बाद हमने भागना चालू किया 1 मिनट के लिए ही, लेकिन हमारी स्पीड क्या होगी 3.05 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो पहले हम इसे पिक्टोरियली देख लेते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो बी पार्ट को अगर हम डिस्कस करें पिक्टोरियली, हम कह रहे हैं कि पॉइंट अगर कोई ई है उससे हम 1 मिनट तक चले एट 1.22 मीटर पर सेकेंड स्पीड, हम पहुंच गए पॉइंट एफ पे। उसके बाद एफ पॉइंट के बाद हमने भागना स्टार्ट किया 1 मिनट के लिए, और कितनी स्पीड से 3.05 मीटर पर सेकेंड। हम पहुंच गए पॉइंट जी पे। हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है, सो एवरेज वेलोसिटी हमें पता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होती है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम लिखें तो वो होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और वी कैन से x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। यहाँ पे x2 क्या होगा, t2 क्या होगा, t1 क्या होगा वो देखते हैं अब। तो जो हमारा x1 है और t1 है वो तो 0 होगा, क्योंकि हम
यहाँ पे जो ई पॉइंट है इसको ओरिजिन मान रहे हैं, तो हमारा x1 हम 0 मान लेते हैं, t1 हम 0 मान लेते हैं, और यहाँ से इस ई पॉइंट से हम डिस्टेंस देख लेते हैं, f तक क्या डिस्टेंस है, फिर f के बाद g से क्या डिस्टेंस है, तो उस हिसाब से हमें x2 कोऑर्डिनेट जो यहाँ g पे है वो मिल जाएगा। तो हम x2 कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं सबसे पहले कि x2 क्या होगा। तो x2 अगर हम देखें, हमें डिस्टेंस निकालना है, यहाँ इस पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होगा, e से g तक का डिस्टेंस क्या मिलेगा हमें, तो वो हमें x2 कोऑर्डिनेट दे देगा। तो अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो क्या हम कैसे निकालेंगे, हमें टाइम पता है, हमें स्पीड पता है, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे ई से एफ का, और उसी तरह एफ से जी का हमें टाइम पता है और स्पीड पता है, तो हम एफ से जी का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे और उन दो डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। तो अगर हम x2 लिखना चाहें तो हमारा x2 होगा, स्पीड क्या है हमारी फर्स्ट ई से एफ में 1.22 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है हमारा, हम टाइम सेकेंड में लेते हैं हमेशा, पर हमारा मिनट में दे रखा है, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा 60 सेकेंड्स। तो 1.22 मीटर पर सेकेंड को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कौन सा डिस्टेंस हो गया, ई से एफ तक का डिस्टेंस हो गया। इसमें हम ऐड करेंगे एफ से जी का डिस्टेंस, जो कि आएगा हमारा 3.05 इंटू 60, ये हो गया हमारा x2, और x1 तो हमारा 0 था ही, तो हमने न्यूमरेटर लिख दिया। अब डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो हमें e से g तक जाने में कितना टाइम लगा है, 1 मिनट प्लस 1 मिनट इज इक्वल टू 2 मिनट लगे हमें, मतलब 120 सेकेंड्स लगे हमें। तो हमारे t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 सेकेंड्स, और t1 हमने इनिशियली 0 ले रखा है, उससे तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितना टाइम लगा है, तो वो हो गया 0। तो इससे हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, इससे हमारी एवरेज वेलोसिटी आएगी 2.14 मीटर पर सेकेंड। तो हमने दोनों केस में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, एक में आई 1.74 और दूसरे केस में आई 2.14 मीटर। तो अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है। थर्ड पार्ट में हमें बोल रहे हैं कि हमें प्लॉटिंग करनी है ग्राफ x वर्सेस t फॉर बोथ द केसेस, मतलब a के लिए भी और b के लिए भी एक्स टी ग्राफ में हमें प्लॉटिंग करनी है, और हमें इंडिकेट मतलब हमें बताना है कि एवरेज वेलोसिटी हम ग्राफ से कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं जो भी हमारे दो केसेस थे कि ग्राफ पे कैसे होंगे वो। तो ये हमारा केस 1 है ए और ये हमारा केस बी है। तो हम केस ए देखते हैं सबसे पहले। केस ए में हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या आई थी, केस ए में हमारी एवरेज वेलोसिटी आई थी 1.74 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारी ए से सी तक की स्पीड थी वो कितनी दे रखी थी, ए से सी तक की जो स्पीड थी हमारी और ए और सी से बी तक की स्पीड थी वो क्या थी, तो हम वो देख लेते हैं। तो हमारी ए से सी तक की स्पीड आई थी हमने ली 1.22 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन था, और सी से बी तक की 3.05। तो हम यहाँ लिखें ए से सी तक की स्पीड, तो वो थी हमारी 1.22 मीटर पर सेकेंड, और सी से बी तक की स्पीड 3.05 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे स्पीड्स दे रखी है। और अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करें ए से सी, सी से बी, जिसमें टी हमारा एक्स एक्सिस पे है और जो एक्स है वो हमारा वाई एक्सिस पे है, तो ये एक्स टी ग्राफ हो गया हमारा, एक्स टी ग्राफ फॉर पोजीशन ए। और यहाँ पे जो ए से सी तक की जो वेलोसिटी है वो में दे रखी है 1.22 मीटर पर सेकेंड, और हमें पता है ग्राफिकल एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि जो एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है, एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होता है।
तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक का जो स्लोप है वो किसके इक्वल है? वेलोसिटी के इक्वल है। सो ए से सी तक की हमें वेलोसिटी क्या है दे रखी है? 1.22 मीटर पर सेकेंड। तो ए से सी तक का स्लोप क्या होगा? 1.22 मीटर पर सेकेंड। सी से बी तक का स्लोप क्या होगा हमारे पास? 3.05 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी जो ए से सी और सी से बी तक की हमने निकाली थी केस 1 में, वो टोटल डिस्टेंस की निकाली थी ना हमने, ए टू बी की। तो ए टू बी की जो लाइन है हमारी, ये जो डॉटेड लाइन है वो शो कर रही है। तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या आएगा? तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या आई थी? 1.74 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्लोप होगा 1.74 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमने कैलकुलेट की थी चीज़ें, वो अगर हम प्लॉट करके और स्लोप मेथड से निकालें तब भी हमारा यही आएगा। तो ये हमने प्लॉट कैसे किया ये देख लेते हैं एक बार। हमने टाइम टी रखा एक्स एक्सिस पे और जो पोजीशन है वो हमने रखा वाई एक्सिस पे। तो हम पॉइंट ए तो हमने मान लिया था ओरिजिन है, तो यहाँ पे ओरिजिन पे देखिए बना रखा है जो पॉइंट है हमारा। तो सी हमने कैसे लिखा यहाँ? सी जो था हमारा, तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो सी है उसकी जो किस स्पीड से जा रहा है सी पे, वो ए टू सी 1.22 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो? डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था वो 73 कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था वो? 73.2 मीटर। तो अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 60 सेकेंड। तो वो पॉइंट सी 60 सेकेंड पे आ रहा है। तो ऐसे ही हमने बाकी बी पॉइंट और ए पॉइंट निकाला। तो हम ग्राफिकल एनालिसिस से, स्लोप मेथड से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और तो या तो हम कैलकुलेशन का यूज़ करें जो न्यूमेरिकल मेथड से हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला था, या फिर हम स्लोप मेथड का यूज़ करें। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया। उसी तरह सेकंड पार्ट जो बी है उसमें ई टू एफ तक की एवरेज वेलोसिटी हमें क्या दे रखी थी? ई टू एफ तक की हमें वेलोसिटी दे रखी थी 1.22। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा 1.22 मीटर पर सेकेंड। और एफ से जी तक की वेलोसिटी क्या दे रखी थी? 3.05 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा? 3.05 मीटर पर सेकेंड। और जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आई वो क्या आई थी? हमारी एवरेज वेलोसिटी, हमारी एवरेज वेलोसिटी थी 2.14 मीटर पर सेकेंड। तो ई से एफ तक का स्लोप है 1.22 मीटर पर सेकेंड। एफ से जी तक का स्लोप है 3.05 मीटर पर सेकेंड। और ई से जी एज अ होल उसका स्लोप है, जो एवरेज वेलोसिटी हमारी ओवरऑल सिस्टम की है, वो 2.14 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ग्राफ प्लॉट करके उनका स्लोप कैलकुलेट करें तो उससे एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं हम। और जो हमने मेथड था कैलकुलेटिव मेथड, वो यूज़ करके एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी जो हमने डिस्कस किया ना एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का मेथड, वो होता है कॉम्प्लेक्स मेथड। ये कोऑर्डिनेट के थ्रू समझा है हमने कि कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 करना हो, t2 माइनस t1 करना हो तो क्या करेंगे। लेकिन जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम एक सिंप्लीफाइड मेथड से करने वाले हैं, जिसमें हमें x2 माइनस x1 ऐसे कुछ पोजीशन नहीं जानना पड़ेगा। ये बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम कैसे स्लोप मेथड से कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी, और जो थियोरेटिकल मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं दोनों सेम ही आती हैं। तो ये जानने के लिए इसलिए हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड यूज़ किया है, लेकिन सिंप्लीफाइड मेथड हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कोऑर्डिनेट मेथड से यू सॉल्व किया था, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। पर अब जो हम सेकेंड क्वेश्चन है इसमें भी हमें एवरेज वेलोसिटी ही फाइंड करनी है, पर यहाँ पे हम थोड़ा सिंप्लीफाइड मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि एक ऑटोमोबाइल है, वो ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट रोड पे। स्ट्रेट रोड का मतलब हो गया 1D मोशन है, तो हम जो भी फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो स्ट्रेट रोड पे
फॉर 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर की। और वो अभी चलती रही ऑटोमोबाइल, और वो सेम डायरेक्शन में चलती रही कि आगे का क्या डिस्टेंस, दोबारा उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड क्या दे रखी थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसे पिक्टोरली समझें, आंसर टू पिक्टोरली समझें, तो हमें देखने को मिलेगा कि एक पॉइंट से जो ऑटोमोबाइल है वो 640 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। फिर भी वो उसी डायरेक्शन में चलती रही आगे। उस पॉइंट से फिर उस जहाँ पे वो पहुँच गई थी, फिर उस पॉइंट से उसने दोबारा 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट जो स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर है। अब हमें फाइंड करना है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी। इस केस में ए पार्ट में हमसे पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो ड्यूरिंग द फुल 80 किलोमीटर ट्रिप। दिस 40 एंड दिस 40 इज इक्वल टू, प्लस करेंगे तो क्या आएगा 80 किलोमीटर ना। तो उस पूरी ट्रिप से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। हमने पता है कि एवरेज वेलोसिटी हमने जब कैलकुलेट करी थी उसमें हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। इसमें हमें कोऑर्डिनेट लिखने पड़े थे इनिशियल पॉइंट के, फाइनल पॉइंट के, तो थोड़ा लेंदी अप्रोच हो गया था। तो इसी का एक सिंप्लीफाइड अप्रोच है, इसमें हम लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट ही आएगा या डिस्टेंस जो हम कहते हैं, तो डिस्टेंस वाला अप्रोच डायमेंशन आएगा, और डिनोमिनेटर में टाइम का था तो टाइम का डायमेंशन आएगा जो कि होगा टोटल टाइम। सो हम एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, उससे हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम पुट करें वैल्यूज़ जो हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो 40 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखें 40 प्लस 40। टोटल टाइम क्या होगा हमारा, टोटल टाइम अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टाइम, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टाइम, दोनों को ऐड कर दो, टोटल टाइम आ जाएगा हमारा। और टाइम कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है कि टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम टाइम निकाल लेते हैं, टोटल टाइम क्या होगा, तो टोटल टाइम अगर हम निकाल लें तो वो होगा हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड, d1 डिस्टेंस मान लेते हैं, s1 डिस्टेंस मान लेते हैं, और दूसरे वाले को d2 डिस्टेंस बाय s2 स्पीड। तो अगर हम कैलकुलेट करें 40 प्लस 40 तो 80 हो जाएगा। d1 क्या है हमारे पास 40 किलोमीटर, और स्पीड क्या थी हमारी इस पार्ट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड क्या थी हमारी 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 30 लिख देंगे। और d2 क्या है हमारा, वो भी 40 है, और स्पीड क्या है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं लिखने पड़े, हमें कोई चेक नहीं करना पड़ा इनिशियल पॉइंट क्या है फाइनल पॉइंट क्या है, हमने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देखी क्या होगी टोटल, और टोटल टाइम देखा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने का, और उसको डिवाइड कर दिया, तो उससे हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो एक सिंपल मेथड है ये एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। तो दूसरे पार्ट में हमें बोला है कि एवरेज स्पीड निकाल लो उसी ट्रिप की जो हमने ये 80 किलोमीटर की ट्रिप करी है हमने। एवरेज स्पीड क्या होगी, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या निकलेगी यहाँ पे,
जो हमारा कार है या ऑटोमोबाइल जो कह लें हम, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन सेम है दोनों पार्ट की, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है, तो डायरेक्शन का कोई रूल आ नहीं रहा। और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होता है, मॉडुलस ले लेते हैं बस उसका। तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी भी आ गई और एवरेज स्पीड भी आ गई। और ये इतने सिंपल तरीके से हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम करा है, उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक कार है, वो पहले अपहिल चढ़ती है इतनी स्पीड से, फिर दोबारा डाउन हिल आती है इतनी स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड निकालना है फॉर द राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मतलब पूरा ट्रिप। तो हम सॉल्व करें, तो आंसर नंबर जो थर्ड होगा हमारा, ये तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है हमें, बहुत ट्राई कर लें। तो जो कार है वो पहले अपहिल चढ़ी कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर। फिर वो डाउन हिल आ गई कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा ग्राउंड है, तो पहले वो कहीं पहाड़ी पे ऊपर चढ़ी फिर नीचे आ गई। तो हम मान लेते हैं, हमें डिस्टेंस के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि डिस्टेंस जो ऊपर चढ़ी है ना वो d है, और डिस्टेंस जो नीचे आई है कार वो भी d है। हमें डिस्टेंस का कुछ पता ही नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि अपहिल का डिस्टेंस और डाउनहिल का डिस्टेंस सेम है। हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। क्या होगी एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड अगर हम फाइंड करें, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था हमारे पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, अब वही पुट करना है हमें। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? पहले वो पॉइंट, इस पॉइंट से वो अपहिल चढ़ी इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से वो डाउन हिल आई इस पॉइंट तक। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया d, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया d। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा अपहिल का d प्लस डाउन हिल का d। ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम ऑफ अपहिल प्लस टाइम ऑफ डाउन हिल। ये प्लस है, ये वाला साइन प्लस का है। सो टोटल टाइम हो जाएगा हमारा टाइम कार को अपहिल जाने में बाय टाइम कार को डाउन हिल आने में। तो टाइम ऑफ अपहिल क्या होगा हमारा, वो कैलकुलेट करते हैं। टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमारा अपहिल वाला टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस है d और स्पीड हमें दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम डाउनहिल उसी तरह हमारा टाइम डाउनहिल हो जाएगा d बाय 60, जो कि स्पीड दे रखी है हमें 60 किलोमीटर पर आवर डाउनहिल की। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारे पास ये न्यूमरेटर में 2d हो जाएगा, ये तो ऐड हो गई। और अपहिल का टाइम आया हमारे पास d बाय 40, और डाउनहिल का टाइम आया d बाय 60। तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, d तो कॉमन है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो हमारे वैल्यूज़ हैं न्यूमरेटर, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व कर देंगे। उनको सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी एवरेज स्पीड आ गई कार की अपहिल से डाउनहिल आने की 48 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एन एक्स एक्सिस, 1D हो गया ये, तो हमारे फॉर्मूलेज वैलिड हैं। और पोजीशन को यहाँ पे लिख रखा है कुछ ऐसे, पोजीशन टाइम पे का फंक्शन दिखा रखा है यहाँ पे, जो x है हमारा, और जो x है वो हमारा मीटर में है और t है वो सेकंड में है। हाँ, तो हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो हमें ढूंढना होता है कि हमें फाइंड क्या करना है। यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए पूछ रखा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ t। अब हमें बस x की वैल्यू बतानी है क्या होगी एक पर्टिकुलर t के लिए। तो t हमें यहाँ दे रखे हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और हमें x की वैल्यू बतानी है इन सब t पे। तो हम चलो फाइंड कर लेते हैं। तो आंसर नंबर 4, और ए पार्ट ले लेते हैं हम। तो ए पार्ट हमें क्या बता रहा है? तो ए पार्ट में जैसे हमें दे रखा है x, जो कि फंक्शन है टाइम का, 3t माइनस 4t स्क्वेयर प्लस टी क्यू, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है t इक्वल टू 1 पे x क्या होगा। बस कुछ नहीं करना, हमें t की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 3 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 1 पे हमारा क्या आ गया? x 0। उसी तरह b पे कैलकुलेट करते हैं। b पे क्या है? t इक्वल टू 2 सेकेंड। हम x में t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 2 क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x आ जाएगा हमारा -2 मीटर। उसी तरह हम अब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें x आएगा हमारा 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 3 क्यूब। इस केस में हमारा x आएगा दोबारा 0। और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कैलकुलेट करना है हमें, तो x हमारा 4 सेकेंड पे आएगा 12 मीटर। तो हमने a, b, c और d पार्ट पूरे कर लिए। हमने x फाइंड कर लिया a पार्ट के लिए, b पार्ट के लिए, c पार्ट के लिए एंड d पार्ट के लिए। अब हमारा e पार्ट क्या बोल रहा है? e हमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 क्या होगी। मतलब जो t इक्वल टू 0 पे जो x था हमारा ये, और t इक्वल टू 4 में जो x था हमारा ये, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें पता है कि ई पार्ट जो हम लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन विच इज x2 माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज x1। तो हमें क्या पूछना है कि t इक्वल टू 0 पे जो x की वैल्यू है और t इक्वल टू 4 पे जो x की वैल्यू है, इनके बीच में डिस्टेंस बताओ क्या है। तो t इक्वल टू 4 पे x की वैल्यू क्या है? 12 मीटर। और t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या है? 0। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी हमारी? 12, और इनिशियल पोजीशन 0। तो यहाँ पुट करेंगे, फाइनल पोजीशन 12 माइनस इनिशियल पोजीशन 0, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 12 मीटर। तो हमने ई पार्ट भी कर लिया। अब ई पार्ट के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? ई पार्ट के बाद हमें कैलकुलेट करना है एफ, विच इज़ व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल दे रखा है हमें, उसी के इंटरवल में हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है फॉर टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड करी थी अभी,
दो क्वेश्चंस में, उसी का अप्रोच यूज़ करेंगे हम। हमें फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। 2 सेकेंड पे हमारा x क्या आया था? x आया था हमारा -2 मीटर, और 4 सेकेंड पे x आया था हमारा 12 मीटर। और हमें v एवरेज का फॉर्मूला तो पता ही है, कोऑर्डिनेट वाला, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था, क्योंकि कोऑर्डिनेट वाला कई बार आसान बना भी देता है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है ही t और x, तो हम ऑब्वियसली वही यूज़ करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या थी? x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। x2 क्या है? फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 12 मीटर, माइनस x1 क्या है? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास? -2 मीटर। और टाइम t2, फाइनल टाइम क्या है? 4 सेकेंड। और इनिशियल टाइम क्या है हमारे पास? 2 सेकेंड। तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एवरेज वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। तो हमने तीनों पार्ट जो थे वो सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 के। एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है बिटवीन टाइम इंटरवल t टू 4 सेकेंड। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं? फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ट्रेन की बात की जा रही दिख रही है कि दो ट्रेन हैं और दोनों की स्पीड ही 30 किलोमीटर पर आवर है और हेडेड एट ईच अदर, मतलब आमने सामने से आ रही हैं वो, ऑन द सेम स्ट्रेट ट्रैक। सेम ट्रैक, अरे भैया सेम स्ट्रेट ट्रैक पे आमने सामने से आ रही हैं। और एक बर्ड है जो कि जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, वो फ्लाई कर सकता है एक ट्रेन से व्हेन दे आर 60 किलोमीटर पर। अच्छा, ट्रेन का डिस्टेंस भी दे रखा है। ट्रेन के बीच में डिस्टेंस क्या है? ट्रेन के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 60 किलोमीटर। और जो बर्ड है वो एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पे जाता है, और जब वो दूसरी ट्रेन पे पहुंचता है, वो जो बर्ड, वो क्रेजी है, क्रेजी की बर्ड है, सामने आमने सामने ट्रेन आ रही है और वो उड़ रहा है। तो जो हमारा क्रेजी बर्ड है ना, वो दोबारा वापस आ जाता है डायरेक्टली बैक टू द फर्स्ट ट्रेन। तो पहले वो एक ट्रेन से दूसरी पे गया, दूसरी से वापस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस बर्ड ने क्या ट्रैवल किया, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हमें कुछ दे भी रखा, हाँ, बिफोर द ट्रेन कोलाइड। ट्रेन क्योंकि आमने सामने आ रही है ना ट्रैक में, तो जब तक ट्रेन कोलाइड करती है तब तक बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। जैसे वो एक ट्रेन से दूसरी पे गया, दूसरी से पहली पे गया, फिर पहली से दोबारा दूसरी पे गया, तो ऐसा वो बार बार कर रहा है। तो वो इतनी कितनी बार कर पाएगा कि जितने में ट्रेन आपस में टकरा जाए। तो हमें ये कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाला। तो इस क्वेश्चन आंसर नंबर 5, सबसे पहले पिक्टोरियली समझ लेते हैं क्या बात हो रही है। तो एक ट्रेन है, वो अपने ट्रैक पे चल रही है, स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। और एक और ट्रेन है, वो भी उसी ट्रैक पे आ रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और उसी स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर। और इन दोनों के बीच में जो ट्रेन है उनके आपस में जब आ रही हैं, तो वो डिस्टेंस है एक टाइम पे 60 किलोमीटर। तो कि सिर्फ 60 किलोमीटर डिस्टेंस है ना इन दोनों ट्रेन के बीच में, ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच में। तो अब बर्ड स्टार्ट करता है फ्लाई करना। तो बर्ड क्या करता है, जो ए ट्रेन है, जो फर्स्ट ट्रेन है हमारी, उससे बी ट्रेन पे जाता है उड़ के, फिर बी से उड़ के वो वापस ए ट्रेन पे आता है, फिर वो दोबारा ए से उड़ के बी पे जाता है। तो ऐसा वो बर्ड बार बार कर रहा है, और वो जब तक करता रहेगा तब तक, जब तक कि जो ये जो दो ट्रेन है हमारी बी और ए कोलाइड नहीं कर जाती। तो हमें डिस्टेंस पूछा है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ऐसे बैक एंड फोर्थ जाने में। तो सबसे पहले हम
टाइम निकालते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता है, ट्रेन के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं कि कितने टाइम में ट्रेन क्लैश करने वाली है। तो अगर हम टाइम निकालें कितने टाइम में क्रैश होने वाला है दोनों ट्रेन का, तो टाइम का फॉर्मूला पता था हमें, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या दे रखा है हमें, 60 किलोमीटर। स्पीड क्या हो गया, स्पीड देखने के लिए यहाँ पे कह रखा है कि दोनों ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। पर एक ट्रेन यहाँ राइट डायरेक्शन में जा रही है, एक ट्रेन यहाँ लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड यूज़ होगी। दो स्पीड की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी। और रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, v2 माइनस v1। तो हम 60 न्यूमरेटर में, और v2 क्या है 30 किलोमीटर पर आवर माइनस, अगर हम राइट हैंड साइड वाली जो ट्रेन है इसको पॉजिटिव माने, राइट हैंड साइड डायरेक्शन को, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव माने, तो हमारी जो फाइनल स्पीड हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, -30 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ v1 को लिखेंगे -30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ट्रेन जो जा रही है एक राइट डायरेक्शन में जा रही है, एक लेफ़्ट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना। तो अगर हम एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे की स्पीड को हमें नेगेटिव ऑटोमेटिकली लेना ही होगा। तो ये हमारे पास टोटल स्पीड आ गई। और इससे हम जब टाइम निकालेंगे तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 1 आवर, बस 1 आवर का टाइम आ गया। तो जो ट्रेन आपस में आ रही है आमने सामने वो 1 घंटे में क्रैश करने वाली है। तो हमें टाइम भी आ गया और हमें बर्ड की शायद स्पीड भी गिवन थी। हमारे पास बर्ड की स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, और हमें टाइम भी मिल चुका है कि क्रैश कब तक होने वाला है। और हमने हमारा डिस्टेंस पूछा है कि बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर द क्रैश। तो हम डिस्टेंस निकालें जो बर्ड ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस जो बर्ड ट्रैवल करेगा बिफोर द क्रैश, वो होगा स्पीड इनटू टाइम। बर्ड की स्पीड क्या दे रखी है हमें 60 किलोमीटर पर आवर, और क्रैश कितने टाइम में होने वाला है 1 आवर में। तो जो डिस्टेंस बर्ड ट्रैवल करेगा वो होगा 60 किलोमीटर। तो हमने निकाल लिया कि बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर द क्रैश, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सबसे पहले हमने टाइम निकाला क्रैश का, और फिर उस टाइम को जिसमें हमने रिलेटिव स्पीड को यूज़ करा, क्योंकि 2 स्पीड थी यहाँ पे, 2 ऑब्जेक्ट थे ट्रेन और दोनों की स्पीड थी जो अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो वो रिलेटिव स्पीड को यूज़ करके हमने टाइम निकाला क्रैश तक का होने का। फिर हमने डिस्टेंस निकाला कि बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा 60 किलोमीटर की स्पीड से जब तक क्रैश नहीं होता। तो हमने डिस्टेंस निकाला, तो हमारा क्वेश्चन 5th का आंसर हो गया।